भाऊ, यहाँ से विजापुर फॉरेस्ट कैसे जाना है? गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने खिड़की का शीशा नीचे कर पूछा। उसके चेहरे पर मास्क था, आंखों पर डेनाइट गॉगल्स थे, सिर पर एक कैप थी, हाथों में काले हैंड ग्लव्स थे। इजापुर फॉरेस्ट यहाँ से 50 मील दूर है बाबू। यहाँ से आगे जाओ, फिर 5 मील के बाद बाईं ओर एक कच्चा रास्ता मिलेगा, वहीं से गाड़ी अंदर डालो और सीधा चलते जाओ, कहीं भी मत मुड़ना। सड़क के किनारे चाय की टपरी पर तंबाकू मलते हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। धन्यवाद। इतना कहकर उस व्यक्ति ने खिड़की का शीशा ऊपर कर लिया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। अभी अभी मूसलाधार बारिश रुकी थी, हवा में ठंडक घुली हुई थी, लेकिन उसे पसीना आ रहा था। बार बार वह गाड़ी के पीछे देख रहा था, हर थोड़ी देर में घड़ी देखकर समय का अंदाजा लगा रहा था, जैसे कि उसे किसी तयशुदा समय को मिस नहीं करना था। तभी उसका फोन बजा और वह चौंक गया। उसने स्क्रीन की ओर देखा और कॉल रिसीव की। हेलो अर्जुन, अरे कहाँ है तू? माँ, मैं कुछ काम से दिल्ली आया हुआ हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब ठीक हैं, लेकिन आज 6 महीने हो गए तुझे घर आए हुए। तुझे देखने की बहुत इच्छा हो रही है। तेरे पापा तो तुझे बहुत याद करते हैं। सान्या को बेटी हुई है, उसके नामकरण पर भी नहीं आया। ईशान भी छुट्टी में घर आया था, लेकिन फिर भी तू मिलने नहीं आया। सब ठीक तो है ना? माँ ने चिंता से पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो अभी फोन रखता हूँ, मैं काम में हूँ। अर्जुन ने जल्दी से कॉल काट दिया। बूढ़े आदमी के कहे अनुसार उसने अब बाईं ओर मुड़ने वाले कच्चे रास्ते पर गाड़ी डाल दी। दोनों तरफ घना जंगल शुरू हो गया। हल्की हल्की बारिश भी फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन उसके मन में डर के बादल और ज्यादा गहरे होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इस ठंडे मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं थी। फिर भी वह बेहद सतर्क होकर गाड़ी चला रहा था। हल्का सा गड्ढा भी आता तो वह संभल कर उसे बचाते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता और फिर तुरंत पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी की नींद न टूट जाए। उस सुनसान रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अब तक के सफर में उसे एक भी गाड़ी या कोई इंसान नजर नहीं आया था। बीच बीच में कभी किसी जानवर की करुण पुकार सुनाई देती तो कभी किसी टिटहरी की चीख, और हर बार वह सहम जाता। असल में उसे भी एक ऐसी ही निर्जन जगह की जरूरत थी, इसलिए ही वह विजापुर फॉरेस्ट के इस जंगल की ओर आया था। अब वह जंगल के एकदम अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि रात को तो छोड़ो, दिन में भी शायद ही कोई आता होगा। यह बात अब उसे पूरी तरह से समझ आ गई थी। उसने कच्चे रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे गाड़ी रोकी। फिर वह सावधानी से गाड़ी से नीचे उतरा। उसने एक बार फिर उस कच्चे रास्ते के दोनों ओर नजर दौड़ाई और लंगड़ाते हुए गाड़ी की डिक्की के पास पहुंचा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। कांपते हाथों से उसने डिक्की खोली और थोड़ा पीछे हट गया। डिक्की के अंदर एक छोटी लोहे की पेटी थी। नक्काशीदार और सुंदर डिजाइन वाली यह पेटी देखने में बेहद आकर्षक थी। लगभग 4 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी इस लोहे की पेटी को देखकर उसकी घबराहट दोगुनी हो गई। पेटी पर एक मजबूत लोहे का ताला जड़ा हुआ था। उसने सावधानी से पेटी को डिक्की से बाहर निकाला और वहीं रखी एक कुदाल भी दूसरे हाथ में ले ली। अब वह धीरे धीरे उस पेटी को लेकर जंगल के अंदर बढ़ने लगा। लंगड़ाते हुए करीब 10-15 मिनट चलने के बाद वह रुका। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, यहाँ से रास्ता भी नहीं दिखता। यही जगह सही रहेगी।
वह खुद से बड़बड़ाया। फिर उसने पेटी को धीरे से जमीन पर रखा और खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उसने पहली बार जमीन पर कुदाल मारी, अचानक पास के पेड़ से लटका हुआ एक चमगादड़ अजीब सी आवाज में चीत्कार करने लगा। उसकी इस डरावनी चीख ने मानो अर्जुन की जुबान बंद कर दी। असल में तो वह चाहता था कि इस पेटी को यही छोड़कर भाग जाए, लेकिन ऐसा करना उसके लिए खतरनाक था। उसने खुद को संभालते हुए दोबारा खोदाई शुरू कर दी। वह चमगादड़ अब और भी अजीब आवाज निकाल रहा था। अचानक उसने अर्जुन की ओर झपट्टा मारा। अर्जुन ने हाथ में पकड़ी कुदाल से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा दूर जाकर फिर से उस पर झपटने लगा। अब यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अर्जुन अब इस झंझट से तंग आ चुका था। चमगादड़ एक डाल पर जाकर उल्टा लटक गया। अब वह भी पूरी तरह तैयार था। चमगादड़ डाल से फिर से झपट्टा मारने को तैयार हुआ और जैसे ही वह अर्जुन के निशाने पर आया, उसने कुदाल से एक सटीक वार कर दिया। चमगादड़ फड़फड़ाते हुए लोहे की पेटी के पास जा गिरा। अब अर्जुन ने फिर से खुदाई शुरू कर दी। पसीने की धाराएं बह रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। 4 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसने पेटी को धीरे से उसमें रखा और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे अच्छी तरह समतल कर दिया, ताकि वहां खुदाई के निशान भी न बचें। इसके बाद वह वापस मुड़कर रास्ते की ओर चलने लगा। तभी उसके कानों में किसी आवाज की गूंज आई। वह 1 घंटे की हल्की टनटनाहट थी, ठीक वैसी ही घंटी जैसी मंदिरों में पूजा के समय बजाई जाती है। यह आवाज उसके लिए जानी पहचानी थी और यह एहसास उसके चेहरे पर डर की गहरी परछाई छोड़ गया। वह जाग गया, वह जाग चुका है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर उस जगह की ओर देखा जहां उसने पेटी दफनाई थी। घंटी की वह आवाज उसके दिल की धड़कनें रोक देने जैसी थी। बिना एक पल भी गनवाए उसने सीधा सड़क की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जान बचाने की कोशिश में वह पूरी ताकत से भाग रहा था। कुछ ही मिनटों में वह गाड़ी तक पहुंच गया, लेकिन वह घंटी की आवाज अब भी उसका पीछा कर रही थी। डर तो उसे लग ही रहा था, लेकिन उसे यह अजीब नहीं लगा कि वह आवाज इतनी दूर होने के बावजूद भी इतनी पास से आ रही थी। उसने तुरंत कार का दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया। गाड़ी को यू टर्न लेकर वह फिर से उसी कच्चे रास्ते पर वापस जाने लगा। अब उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह घंटी की आवाज बंद हो गई। गाड़ी चलाते हुए उसने डैशबोर्ड पर रखी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर गहरा कश लेने लगा। हर कश के साथ उसके दिमाग का तनाव थोड़ा कम होने लगा था। तभी अचानक ठीक उसके कान के पास घंटी की वही आवाजें गूंजी। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इस भयानक शांति को इस कदर भंग होते देख वह घबरा गया। यह आवाज इतनी करीब थी कि उसकी सांसें तक रुक गईं। घबराहट में उसका नियंत्रण लगभग गाड़ी से हटने वाला था, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। वह दर्द और डर को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी को और तेज भगाने लगा। अब हाईवे सामने दिखाई देने लगा था। घंटी की वह आवाज धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, उसने गाड़ी मुंबई की ओर मोड़ दी। हाईवे पर आते ही आसपास वाहनों की चहल पहल देखकर उसे थोड़ा साहस मिला। 2 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद उसने फार्म हाउस की ओर जाने वाले रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। एक बड़े संकट से
बच निकलने की राहत उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसका फार्म हाउस पवई जैसे शहर से दूर एक बेहद शांत इलाके में था। चारों ओर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। कम से कम 3-4 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं दिखता था। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे अपना फार्म हाउस नजर आने लगा। उसने घड़ी देखी। सुबह के 4:30 बज चुके थे। उसने गाड़ी फार्म हाउस के गेट के सामने रोकी और नीचे उतरा। फार्म हाउस का केयर टेकर गणपत अपने परिवार के साथ बंगले के पीछे बने आउट हाउस में रहता था। उसे जगाने की जरूरत नहीं समझते हुए वह बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ा। चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। बंगले के दरवाजे पर चमकती हुई नेम प्लेट पर लिखा था, अर्जुन सरपोतदार। इस वक्त उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, ड्रिंक। वह सीधे लिविंग रूम में गया। वहां रखी अलमारी से स्कॉच की एक बोतल निकाली और जल्दी से एक पैक भरकर एक ही घूंट में खत्म कर दिया। इसके बाद वह ऊपर पहली मंजिल पर स्थित अपनी बेडरूम की ओर बढ़ा। बेडरूम में पहुंचते ही उसने अपने शरीर से जैकेट उतारकर एक ओर रखा। फिर हाथों में पहने दस्ताने निकालते हुए उसने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा। उसके दाहिने हाथ में केवल 3 ही उंगलियां थीं। फिर वह सीधे बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करके सोने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। थकान से चूर होने के बावजूद वह उठा और सामने रखी बुकशेल्फ से एक डायरी निकाली। डायरी के आज की तारीख वाले पन्ने को खोला और कुछ संख्याएं लिखनी शुरू कर दीं। करीब 10 मिनट तक वह बस लिखता रहा। इसके बाद उसने डायरी को वापस उसकी जगह रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चला गया। इतने दिनों में उसे पहली बार इतनी शांत और सुकून भरी नींद आई थी। खासकर पिछले 3 सालों में तो बिल्कुल नहीं। पिछले 3 सालों में अर्जुन ने बहुत पैसा कमाया था। जहां पैर रखता वहां सोना मिलता, जहां हाथ डालता वहां हीरे निकलते। लेकिन इस सब की असली कीमत अब वह चुका रहा था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था। वह पुणे के पास के एक छोटे से गांव से मुंबई नौकरी की तलाश में आया था। उसका छोटा भाई ईशान पढ़ाई कर रहा था। उसकी बहन अनन्या की शादी अभी बाकी थी। पिता अक्सर बीमार रहते थे और माँ किसी तरह घर चलाने की कोशिश करती थी। घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए अर्जुन मुंबई के एक होटल में कुक की नौकरी करने लगा। काफी समय तक संघर्ष करने के बाद उसकी मुलाकात महेश भाई नाम के एक शख्स से हुई। महेश भाई फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर था। उसे फिल्म शूटिंग के लिए एक अच्छे कुक की जरूरत थी। एक ने अर्जुन को होटल की तुलना में अधिक वेतन का प्रस्ताव दिया और अर्जुन ने यह मौका तुरंत स्वीकार कर लिया। अर्जुन मेहनती था और उसके हाथ का स्वाद भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसने महेश भाई का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अब उसके बनाए खाने के दीवाने हो गए थे। 5-6 महीने अच्छे से बीते। तभी एक दिन एक फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम कोरिया जाने वाली थी। यहाँ फिल्म यूनिट के साथ जाने के लिए अर्जुन को भी चुना गया था। अर्जुन बहुत खुश था। उसके खानदान में वह पहला व्यक्ति था जो विदेश यात्रा करने जा रहा था। 50 दिन बाद वे सभी शूटिंग खत्म करके कोरिया से लौटे और वहीं से अर्जुन की किस्मत बदल गई। धीरे धीरे वह मानो पैसे को खींचने वाला चुंबक बन गया था। देखते ही देखते वह अमीर हो गया। घर के सभी समस्याएं हल हो गई थीं। मुंबई के पॉश इलाके में उसका खुद का बंगला, विभिन्न स्थानों पर 8 फ्लैट, 4 दुकानें, इनसे लाखों में किराया आता था। पवई में उसका यह फार्म हाउस था, लेकिन इसकी जानकारी उसने अपने घर वालों को नहीं दी थी, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि वह घर नहीं जा सकता था।
अर्जुन ने अपने छोटे भाई ईशान को उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी भेजा। बहन की शादी धूमधाम से की। 3 साल में ही उसने सब कुछ हासिल कर लिया था। उसकी यह तरक्की दूसरों को चौंकाने वाली थी, लेकिन यह एक रहस्य था जिसे सिर्फ अर्जुन ही जानता था। परंतु पिछले 6 महीनों से परिस्थितियां बदलने लगी थीं। फेंके गए पत्ते अब अर्जुन के मुताबिक नहीं पड़ रहे थे। उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी जिसे वह अपने परिवार को दिखाना नहीं चाहता था। इसी कारण वह पिछले 6 महीनों से अपने परिवार से नहीं मिला था। बहुत दिनों बाद उसे इतनी गहरी नींद आई थी। अचानक कानों में घंटी की ध्वनि गूंजने लगी और नींद में भी उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और उसका दिमाग सुन्न रह गया, क्योंकि खुद को फिर से उसी जंगल में देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं तो अपने फार्म हाउस पर पहुंच चुका था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? उसने खुद से सवाल किया। सामने वही गड्ढे की जगह फिर से खुदी हुई थी और वह पेटी उसके सामने थी। पेटी के अंदर से आ रही घंटी की आवाज उसके कानों को सुन्न कर रही थी। उसने घड़ी देखी तो उसमें रात के 2 बज रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। हाथ के पास एक कुदाल पड़ी हुई थी और खून से सना एक चमगादड़ बगल में पड़ा था। वह पेटी के पास गया। पेटी में एक लेटर बॉक्स जैसी एक छोटी सी खिड़की थी। उस खिड़की से किसी ने अंदर से एक छोटी सी पर्ची बाहर सरका दी। अर्जुन ने कांपते हुए वह पर्ची उठाई। खकगज खर्द्र फूरी फगग फड्डू ई सस सस मम मम। अजीब भाषा में लिखे गए इस संदेश को पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मी ग्रेसससु, मी ग्रेसससु, मी ग्रेसससु। अर्जुन भी उसी अजीब भाषा में बोलने लगा और उस पेटी के सामने बैठकर रोने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान की भीख मांग रहा हो। और अब पेटी से वह घंटी की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। अर्जुन के कान सुन्न हो गए और उसे अपने कानों पर जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। उसने अपने कानों पर हाथ रखा तो हाथों पर कुछ गीला महसूस हुआ। उसने हाथ देखा और दर्द की एक तीव्र लहर उसके मस्तिष्क में जा टकराई, क्योंकि उसके हाथ खून से भरे हुए थे। डर के मारे अर्जुन चीखते हुए नींद से जाग उठा। एक भयानक सपना उसने देखा था और यह सोचकर कुछ राहत महसूस हुई कि वह केवल एक सपना था। पूरा बिस्तर पसीने से भीग चुका था। कान अब भी सुन्न थे। दिल की धड़कनें तेज थीं। अर्जुन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। किसी तरह वह उठा और बिस्तर की ओर मुड़ा और उसे देखकर उसके दिमाग में झंझनाहट हुई, क्योंकि उसका बिस्तर पूरी तरह खून से लथपथ था। उसने सामने रखे शीशे में देखा और उसे असहनीय दर्द की तीव्र लहर महसूस हुई, क्योंकि उसके दोनों कानों के पर्दे फट चुके थे और उनसे खून लगातार बह रहा था। तभी उसकी नजर सामने रखी शोकेस पर पड़ी और वहां जो दिखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। जंगल में जिसे वह मिट्टी में दबाकर आया था, वही लोहे की पेटी उसकी शोकेस में रखी हुई थी।